वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान में हर साल बड़ी मिकदार में पानी समंदर बुर्द हो जाता है और इस पानी के समंदर बुर्द होने की वजह से जब ज़रूरत पड़ती है तो उस वक्त हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास इतनी आबी ज़खायर मौजूद नहीं होते कि खुशहाली के मौके पर हम उनसे निपट सकें। इसी हवाले से नाजरीन हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं क्लाइमेट फाइनेंस एक्सपर्ट डॉक्टर अली तौकीर शेख साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्या उनसे ऐसे इकदाम होने चाहिए जो कि उठाए जाने चाहिए हुकूमत की जानिब से कि जब खुशहाली का सामना कर रहे हों तो उस वक्त आबी किल्लत का सामना ना हो? देखिए, जो पाकिस्तान में पानी का इस्तेमाल है एग्रीकल्चर के लिए वो तकरीबन हमारे टोटल यूजेज का 95% है और वो यूज़र्स को तकरीबन मुफ्त मिलता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा वेस्टफुल इस्तेमाल है और जो टैक्स पेयर्स हैं उसको सब्सिडाइज करते हैं नए नए डैम बना के। डैम के साथ इंटर सीजनल वाटर स्टोरेज की कैपेसिटी तो ज़रूर बनती है, मगर पाकिस्तान का जो अर्जेंट इशू है वो ये है कि जो मुफ्त वाटर प्रोड्यूस सप्लाई कर रहे हैं उसकी कोई कॉस्टिंग की जाए और उसकी कॉस्ट रिकवरी के मैकेनिज़म्स किए जाए। आप ये बात आपको मालूम है कि इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है। हमें नहीं मालूम कि वो रिस्टोर होती है कि नहीं होती, ये जब होती है और किस हालत में होती है। तो पाकिस्तान का जो वाटर सेक्टर में चैलेंज नंबर 1 है वो वाटर सेविंग्स है, वाटर कंजर्वेशन है और उसका जुडिशियस इस्तेमाल है। और वो लोगों को बार बार बतलाने से नहीं होगा, मगर वो प्राइसिंग मैकेनिज़्म के साथ करना पड़ेगा। और जो एग्रीकल्चर सेक्टर में वाटर थर्स्टी क्रॉप्स हैं जैसे शुगर केन है, जैसे कॉटन है, उनकी या फेजिंग आउटिंग करनी होगी या उनको उन रीजन से में प्रमोट नहीं करना चाहिए जहाँ पे वाटर स्केर्सिटी बहुत ज़्यादा है। आपको तो मालूम है ना कि पाकिस्तान एक एसेंशियली एक डेजर्ट है। डेजर्ट में दुनिया में किसी जगह राइस ग्रो नहीं किया जाता जैसे पाकिस्तान में किया जाता है। तो हमें अपनी पॉलिसी एग्रीकल्चर की और पानी के इस्तेमाल की को इंटीग्रेट करना होगा। पाकिस्तान का वाटर दुनिया का A क्लास वाटर है, उसके लिए हमें A क्लास एग्रीकल्चर चाहिए है, थर्ड रेट एग्रीकल्चर नहीं चाहिए जिसकी प्रोडक्टिविटी पर यूनिट ऑफ वाटर बहुत कम हो। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि दुनिया में जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है वो बहुत आगे जा चुकी है। जो पाकिस्तान में तरीके अपनाए जाते हैं जो कि इस वक्त राइज हैं वो बड़े पुराने हैं, तो क्या उनको हम अपग्रेड कर सकते हैं हमारी जो सूरत हाल है करंट उसमें? देखिए, जो वाटर एफिशिएंसी है इट्स एसेंशियली अ फंक्शन ऑफ कॉस्टिंग। जब हम पानी की बोतल ख़रीदते हैं तो हमने पैसे दिए होते हैं तो उसको बचा के हम सारा दिन अपने पास रखते हैं क्योंकि हमने पेमेंट की है। अगर हमें मुफ्त पानी मिलेगा और ख़ासकर हमारी एलीट को, एग्रीकल्चर एलीट को मुफ्त पानी मिलेगा तो वो फ्लडिंग करते हैं, वो प्लांट्स को या क्रॉप को जितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक पानी नहीं देते। वो एक लालच के साथ पानी देते हैं कि उसके बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उस फ्लडिंग की वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी भी कम होती है और जो उस यूज़र के डाउन स्ट्रीम यूज़र होते हैं उनको भी वाटर नहीं मिलता। तो आपको तो ये चीज़ मालूम है कि हमारा 50% वाटर जो है वो कैरेज में ज़ाया होता है और जो 50% के करीब जो यूज़र्स हैं वाटर के वो उन तक नहीं, टेल एंडर्स तक नहीं पहुंचता और शुरू के 40-50% को मिलता है। तो फूड सिक्योरिटी के लिए ज़रूरत है कि वाटर जस्टिस हो, वाटर इक्विटी हो और जो टेल एंडर्स हैं उन तक भी पहुँचे। तो मेरे हिसाब से तो जो सबसे अहम चीज़ है वो है कि पाकिस्तान को अपने वाटर के रिजर्व को, एसेट को बहुत अहम सोचो विचार के बाद अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है ताकि हमारी जो क्रॉप है वो प्रोडक्टिविटी वो चार गुना ज़्यादा बने और पानी का इस्तेमाल जो है वो 4 गुना कम हो। तो हमारा जो चैलेंज है 2047 में जब पाकिस्तान 100 साल का होगा, हमारी पॉपुलेशन इस पॉपुलेशन से 2 गुना ज़्यादा होगी, वाटर की सप्लाई से आधी होगी और हमें जो इस हिसाब से 4 टाइम्स एफिशिएंसी की ज़रूरत होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, फ्लैश फ्लडिंग से किस तरह बचा जा सकता है? आप भी जानते हैं कि कभी वक्त से पहले मानसून बारिशें हो जाती हैं, फिर कभी ग्लेशियर्स जल्द पिघल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो इन तमाम तरह सूरत हाल से किस तरह निपटना चाहिए? देखिए, ये 2-3 मुख्तलिफ इशूज़ का आपने जिक्र किया है। फ्लैश फ्लडिंग जो है वो अब ज़्यादा होती जा रही है चूँकि जो टोरेंशियल रेन्स हैं, हैवी रेन्स हैं,
वो आती हैं और बड़ी स्पीड के साथ आती हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, और ख़ासकर गरीब गुरबा के इलाका में सच है सदर्न पंजाब वहाँ पे होती है। तो ये तकरीबन जो पाकिस्तान का टोटल वाटर बजट है उसका तकरीबन 10 या 15% है। इसका स्टोरेज करना और इसको जुडिशली इस्तेमाल करना, स्टोरेज जो है इसका अंडरग्राउंड भी हो सकता है, जिसका मतलब ये है कि जो हम ग्राउंड वाटर डिप्लीट करते हैं इस फ्लैश फ्लडिंग वाले वाटर को उसके लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की जाए, और दूसरा चेक डैम्स के साथ डिलेड तरीके से उसको मैनेज किया जाए। ये एक इशू का आपने जिक्र किया। दूसरा है जिसका आपने जिक्र किया वो आपने ग्लोव्स का इंस्टीट्यूट किया, आपने ग्लेशियर्स मेल्ट का किया है। किस स्पीड के साथ मेल्ट होते हैं इसका हमारे पास तो इतना कोई इलाज नहीं है एक गरीब मुल्क की हैसियत से, मगर हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि जो डाउन स्ट्रीम उसकी फ़्लो है उसमें जो डैमेज होता है, जो फ्लडिंग आती है, जो हमारे रिजर्वायर्स को डैमेज का रिस्क है, उसको हम एड्रेस करने की कोशिश करें। मगर ये चीज़ ज़रूर है जिसका हमें ज़्यादा अदराक नहीं है कि हम समझते हैं कि हीट वेव सिर्फ कराची या लाहौर में आती हैं, जो अपर इंडस बेसन में आती हैं उसके साथ भी हमारे फ्लड्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जो सवात रिवर में आजकल फ्लडिंग हुई है वो भी अर्ली मानसून में, उसका मतलब ये है कि अपस्ट्रीम जो है वो हीट वेव होती है जिसके साथ ज़्यादा फ्लडिंग, जिसके साथ ज़्यादा मेल्टिंग होती है, मेल्टिंग के साथ सरफेस वाटर की फ़्लो बढ़ती है, उसके साथ हमारी जो है ना वो डैमेज या लॉसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। और उसका बड़ा सिंपल इलाज है। एक पहला इलाज जो है ना वो तो बड़ा सिंपल है कि जो लो लाइंग एरिया में है आप ह्यूमन सेटलमेंट्स की इजाज़त ना दें। ह्यूमन सेटलमेंट्स वहाँ पे दो वजह से बनती हैं। एक तो बेचारे लोग गरीब हैं, वो सस्ती जगह पे रहना चाहते हैं, मुफ्त जगह पे रहना चाहते हैं। दूसरा यह है कि लैंड ग्रैबर्स ऐसी ज़मीनों को सेल करते हैं। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो माफियाज हैं, लैंड ग्रैबर्स हैं, उनको रिवर बैंक्स के जो रिवर के शोल्डर होता है ना, रिवर प्रोटेक्शन वहाँ पे होती है। शोल्डर के 200 मीटर तक 200 फीट तक हमारा मुल्क का लॉ है कि किसी कंस्ट्रक्शन की इजाज़त नहीं होती। तो जो रिवर्स के अंदर जो कंस्ट्रक्शन होती है, जैसे हनीमून हो, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी तो बिल्कुल इजाज़त नहीं होनी। ना वहाँ पे स्कूल होने चाहिए, ना हॉस्पिटल्स होने चाहिए, ना सड़कें होनी चाहिए, ना गरीबों की वहाँ पे कम्युनिटीज़ बनने की इजाज़त होनी चाहिए। गवर्नमेंट को वहाँ कहीं और ज़मीन देनी चाहिए, और ना वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जो इन लैंड ग्रैबर्स ने वहाँ पे शुरू की हुई हैं, जिसकी वजह से हर साल हमें वहाँ पे एक इंसानी सोज मुनाज़र देखने को मिलता है जिसमें लोगों की जानों का नुकसान होता है। तो इन चीज़ों का तो इलाज है, और हमारी जो गवर्नेंस की सक्सेस है वो ये है कि जिन चीज़ों का इलाज है उन पर ज़्यादा तवज्जो दें, और जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, जैसे ग्लेशियर्स कितनी स्पीड के साथ मेल्ट हो रहे हैं, उनको किसी और मौके के लिए छोड़ दें, मगर फोकस करें कि हम क्या कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, फंड्स की बड़ी बात होती है, लेकिन अभी तो हमारे पास फंड्स भी मौजूद हैं। $1.5 मिलियन के फंड्स आए हैं क्लाइमेट फाइनेंसिंग अगर बात की जाए इस हवाले से, तो आप क्या समझते हैं किस तरह इनको खर्च किया जाना चाहिए? कोई पॉलिसी तरतीब देनी चाहिए ताकि हम अपना फ्यूचर बचा सकें? मुझे नहीं मालूम कि आप किन फंड्स का जिक्र कर रहे हैं, मगर जो चीज़ों का मैंने जिक्र किया उसमें फाइनेंसिंग से ज़्यादा सर क्लाइमेट चेंज के लिए जो फंड्स मिले हमें अभी, मुझे शायद उनका मालूम नहीं है कि इन फंड्स की तरफ रेफर कर रही हैं, मगर जो भी फंड्स मिले पाकिस्तान को, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, उसको वो फंड्स बहुत जुडिशियसली, बहुत ट्रांसपेरेंटली एंड पर्पसफुली इस्तेमाल करने हैं। जिस मकसद के लिए इस्तेमाल मिले हैं उसी मकसद पे इस्तेमाल करने चाहिए, किसी और चीज़ पे नहीं लगाने चाहिए। और जितने टाइम पीरियड के मिले हैं उनके अंदर अंदर उनको खर्च करना चाहिए, और उनको रीपर्पज़ करके किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको भी पता है कि हमारे मुल्क में बहुत से ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिनको सियासत की नज़र कर दिया जाता है। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए, जैसे डैम्स की बात होती है बनने की, कालाबाग डैम का तस्करा हुआ, फिर वो सियासत की नज़र हो गया, और बहुत से ऐसे डैम्स हैं जिन पर मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो इन तहफ़्फ़ुज़ात को किस तरह दूर किया जाए? आप क्या समझते हैं? क्या कोई इस तरह के सेमिनार्स मुनक्किद होने चाहिए जिसमें इन तमाम तर जमातों के रहनुमाओं को मदऊ किया जाना चाहिए, एक्सप्लेन किया जाना चाहिए क्या एक्चुअली होना क्या चाहिए और क्या इस वक्त कर रहे हैं? देखिए, ये 3 पॉइंट्स हैं जिनका मैं फौरी तौर पे जिक्र कर सकता हूँ। एक तो यह है कि जो पानी का फ्लो है वो इतना स्ट्रांगली बहरे अरब में जाना चाहिए कि जो सी वाटर का इंट्रूजन है
हमारे कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में वो नहीं होना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान अपनी टेरिटरी लूज़ कर रहा है सी वाटर इंट्रूजन की वजह से। तो पहली बात यह है कि जो पानी समंदर में जाता है वो ज़ाया नहीं होता, वो हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हिंदुस्तान या कोई और मुल्क हमारी 1 इंच ज़मीन को भी देखना चाहे तो हम उसकी आंखें फोड़ देने का वादा करते हैं, मगर क्लाइमेट चेंज की वजह से, सी वाटर इंट्रूजन की वजह से अगर हमारी टेरिटरी कॉन्स्टेंटली लूज हो रही है एंड वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड टू सी वाटर, तो हमें उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक मिनिमम फ्लो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑलरेडी डिटर्मिन की हुई है वो बैरियर की तरफ ज़रूर भेजनी चाहिए। पहला पॉइंट तो आपका ये है। दूसरी बात यह है कि जो अगर मेरी जेब में सुराख हो तो मैं उसमें जितने मर्जी पैसे डालता रहूँ मेरी जेब कभी नहीं भरेगी। तो पाकिस्तान की जो वाटर की पॉकेट है, पाकिस्तान का जो वाटर का बजट है, उसमें जो बहुत बड़ा सुराख है वो एग्रीकल्चर में फ्री वाटर की सप्लाई का है। नतीजा ये है कि अगर मैं इजराइल के मुकाबले में अपनी प्रोडक्टिविटी को कंपेयर करूं या बाकी बाज़ मुल्कों के साथ उसको कंपेयर करने की कोशिश करूं तो मुझे लगता है कि एक्सेसिव वाटर सप्लाई के साथ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती। इसलिए जो मुझे चीज़ करने की ज़रूरत है वो यह है कि अपने कैनाल सिस्टम को, अपने इरीगेशन सिस्टम को, वाटर सप्लाई को करूँ। फिर इंटर सीजनल वाटर की सप्लाई को इंश्योर करने के लिए चेक डैम्स, स्मॉल डैम्स और बाकी डैम्स बन सकते हैं, मगर दैट विल नॉट बी अ सोल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम। आवर प्रॉब्लम राइट नाउ इज़ कि जी जब टोरेंशियल रेंज होती हैं तो मेरे पास सीवरेज सिस्टम नहीं है, शहरों में अर्बन फ्लडिंग होती है। मेरे पास कम्युनिटीज़ हैं जो लो लाइंग एरियाज़ में रहती हैं जो हमेशा मरती हैं और उनको डिस्प्लेस होना पड़ता है। मेरे जो इश्यूज़ हैं वो डिफरेंट हैं। मेरे इश्यूज़ डैम के इश्यूज़ नहीं हैं। गर्चे मैं ये नहीं कहता हूँ कि पाकिस्तान को डैम की ज़रूरत नहीं होगी, मगर ये एक सफ़र है जिसके बहुत सारे माइलस्टोन्स हैं। आप पीएचडी के साथ अपनी तालीम शुरू नहीं कर सकते। आप मैट्रिक, एफए, बीए, एमए करने के बाद आप पीएचडी तक जाते हैं। और डैम जो है, ख़ासकर लार्जर डैम जो वो पीएचडी हैं। हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत 2 या 3 डेकेड्स ऐसी चीज़ें करनी है जो लो कॉस्ट हों, जो प्रो पुअर हों, जो रिच फार्मर्स को सब्सिडाइज फ्री वाटर प्रोवाइड ना करें, जो हमारे लोन्स और लैंडिंग को इंक्रीज ना करें और ना हमारी इंटर प्रोविंशियल डिस्कॉर्ड को वो बढ़ाएं। हमें कंसेंसस क्रिएट करना होगा लो रैपेरियंस के साथ, जैसे हमें कंसेंसस क्रिएट करना है अपर रैपेरियन इंडिया के साथ कि हमारी वाटर सप्लाई जो है वो कंसिस्टेंट हो, प्रिडिक्टेबल हो और एवरग्रीन हो। मतलब ये कि 4 सीजन हम वाटर को फ्लो कर सकें ताकि हमारे रिवर्स में, दरियाओं में एनवायरमेंटल फ्लोज जारी रह सके ऑल ईयर राउंड। ठीक है, डॉक्टर अली तौकीर शेख साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं। शुक्रिया आपके वक्त का। उम्मीद यही करते हैं कि हुकूमत की जानिब से आने वाले दिनों में बेहतर पॉलिसी अपनाई जाएगी ताकि पानी की किल्लत का सामना नहीं करने पड़े। सैयद रज़ी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।